तो 31 मई को मतदान होना है, नतीजे 3 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले पूरा जोर दोनों ही पार्टियों ने लगा लिया है। खट्टीमा चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी के लिए और खासतौर पर धामी के लिए यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। उधर कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है, चक्रव्यूह रचा हुआ है कि कैसे न कैसे करके खट्टीमा की तरह यहां पर भी अपनी जीत को दोहराया जाए। तो कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जोगरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसके साथ ही हम सुन भी रहे थे, अभी बात कर रही थी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ खुद जुड़ चुकी हैं। स्वागत है गरिमा जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग क्या ये चुनाव रस्म अदायगी के तौर पर लड़ रहे हैं? देखिए, मैं सुरेश जोशी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ सीखा भी उनसे है। लेकिन मुझे अब लगता है कि सुरेश जोशी जी, जिनके हाथ कुछ नहीं आया पहली सरकार में भी और अब दूसरी सरकार में भी, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो शायद रस्म अदायगी का मतलब नहीं जानते। रस्म अदायगी तो भाजपा कर रही है यहाँ प्रदेश में सरकार बनाकर, सिर्फ नाम की सरकार चल रही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी बताऊंगी किस तरह से रस्म अदायगी हो रही है। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कितने दिग्गज नेताओं की ड्यूटी लग चुकी है, किसको कार्यक्षेत्र बांट दिया गया है, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर रण क्षेत्र में उतर चुके हैं पुष्कर सिंह धामी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। जरा बताएं, पुष्कर सिंह धामी जो इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, इस सूबे के मुखिया हैं, पिता समान हैं, वो बताएं कि 4 धाम यात्रा में क्यों नहीं डेलीगेट की जा रही है इस तरह से ड्यूटीज, केवल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन 4 धाम यात्रा का क्या हश्र आपने किया? आपने 3 मंत्री, अपने पर्यटन मंत्री पर आपको विश्वास है नहीं। धन सिंह रावत आपने लगा दिए, सुबोध उनियाल आपने लगा दिए, फिर भी मौतों का आंकड़ा 54-55 पहुंच गया है मात्र 1 हफ्ते या 10 दिन की 4 धाम यात्रा के दौरान। वहीं दूसरी ओर यात्रा शुरू हो जाती है और उसके 10 दिन बाद पता चलता है इनको कि अब पंजीकरण भी करवाना है यात्रियों का। यानी कि जो यात्री आधे रास्ते तक आ गए थे 4 धाम यात्रा को मन में बसाए हुए आस्था के चलते, उनको बेरंग आपने वापस लौटा दिया। तो गरिमा जी, चुनाव जरूरी नहीं है क्या, ये बताइए मुझे। चुनाव जरूरी है, लेकिन चुनाव सब कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहती है। ठीक है, अगर अब जवाब लेते मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी इतने मजबूत कैंडिडेट होते, जो इन्होंने हमसे कहा ना कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था कांग्रेस को, मैं सुरेश जोशी और बाकी की पूरी भाजपा से पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग डर से या भयग्रस्त नहीं है निर्मला घैतोड़ी के नाम से या निर्मला घैतोड़ी और कांग्रेस के नाम से, तो क्यों मुख्यमंत्री को लोक लुभावनी घोषणाओं की आड़ लेनी पड़ रही है? ठीक है गरिमा जी, अब रविंद्र जोगरान जी को बोलने देते हैं। रविंद्र जोगरान जी, एक के बाद एक कई आरोप और पूरी तरीके से रजनी जी, मेरी बात तो पूरी निकल कर आने दीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों वहाँ पर भाजपा कांग्रेस से डरी हुई, और भाजपा का प्रवक्ता कहता है कि रस्म अदायगी कर रही है कांग्रेस। गरिमा जी, डरी हुई है वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। ठीक है, 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक उतारने पर। गरिमा जी, ये ओपनिंग कमेंट्स है आपका, मैं चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से आ जाए, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे, वार पलटवार लगातार होंगे। आप थोड़ा सा रविंद्र जोगरान जी से भी जान लेते हैं। रविंद्र जोगरान जी, कांग्रेस एक के बाद एक आप लोग पर वार कर रही है, एक बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि उनके प्रत्याशी के कार्यालय को खोलने नहीं दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है इस चुनाव में। देखिए, नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट ना करिए। मैं यहाँ नंबर 1 की सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कार्यालय नहीं खोलने दिए जा रहे हैं। आप सिस्टमेटिक रूप से एक सिमेट्री बना के अगर देखेंगी, जब भी कोई आदमी किसी भी चुनाव में या किसी भी जगह हार रहा होता है तो पहले से ही वातावरण निर्माण के लिए एक भूमिका बनाना शुरू करता है। अभी तो ये भी हुआ है, हमेशा लगातार ये हो रहा है कि जब जब कांग्रेस हार रही है तो कह रही है अंतोगत्वा ईवीएम ने हमको हराया। तो ये सब जो है, ये सिलसिला शुरू हो गया है कि अब हमारे प्रत्याशी के कार्यालय नहीं खोलने दिए जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी को परेशान किया जा रहा है। 2 दिन बाद कहेंगे कि ईवीएम में इतना गड़बड़ हो गया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया है। ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। दूसरी बात, कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, कांग्रेस अभी भी नहीं सीख रही है कि विनम्रता क्या होती है। ठीक, ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये
रस्म अदायगी तो चुनाव लड़के कर रही है बीजेपी, या रस्म अदायगी तो चुनाव उन्होंने लड़ा तब हो गई है। यानी ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। दो बार 2017 पुनः 2022 में इतनी करारी शिकस्त मिली। पहले 57 मिले बीजेपी को, अब की बार 47 मिले हैं। कांग्रेस जो है पहले 11 और अब 19 पे ही रुक गई। उसके बाद भी कहीं कोई विनम्रता नहीं, इतना अहंकार की जनादेश का ही अपमान कर रही है। कह रही है कि भाजपा तो रस्म अदायगी करती है, चुनाव लड़के केवल चुनाव ही लड़ती है और कोई काम ही नहीं करती। इसका मतलब जनता बेवकूफ है, जनादेश गलत दिया गया है। ये जनादेश का अपमान नहीं है तो क्या है ये कि जनता को ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती है। आप ही बताइए इसके मायने क्या समझ आए। ये तो जनता के विवेक पर, उसके जनादेश पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस को विनम्र होना चाहिए, सहजता से स्वीकार करनी चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, हम 19 पे आके रुक गए। रजनी जी गरिमा जी बात कंप्लीट होने दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं लगातार टाइम भी देख रही हूँ। हाँ रविंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात पूरी हो गई, बहुत ही विनम्रता से मैं कह रहा हूँ। इनके पास एक्चुअली कुछ है ही नहीं कहने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ। मैं बताती हूँ जुगराम जी आपको, विनम्रता हमें आपसे सीखने की जरूरत है, जो सार्वजनिक मंचों से निर्मला गहतोड़ी को बलि का बकरा कह रहे हैं। इस प्रदेश की चेली बेटी है निर्मला गहतोड़ी, वो आपको बलि का बकरा नजर आ रही हैं, तो लानत है ऐसी विनम्रता पर। हमें नहीं सीखनी भारतीय जनता पार्टी से ऐसी विनम्रता, जिनकी मातृशक्ति के बारे में इतनी छोटी और संकुचित सोच हो। वहीं आपने कहा कि हार से पहले हम भूमिका बनाना शुरू कर देते हैं। हारे आपके मुख्यमंत्री हैं खटीमा से, भूमिका आपको बनानी चाहिए अब। और वो क्या था जो कैलाश गहतोड़ी का वीडियो आया, जो संजय गुप्ता का वीडियो आया, जो हरभजन सिंह चीमा से लेकर तीरथ रावत और सविता कपूर तक के वीडियो आए कि जब मतगणना नहीं 2022 चुनाव की मतगणना होनी थी 10 मार्च को, मतदान हुआ 15 फरवरी को। 15 फरवरी को ही मैडम रजनी इनके सारे के सारे विधायकों के विधायक प्रत्याशियों के वीडियो आने शुरू हो गए। भाई संगठन ने बहुत बुरा रोल किया, संगठन की बहुत संदिग्ध भूमिका रही, संगठन के अध्यक्ष की मदन कौशिक की बहुत संदिग्ध भूमिका रही। वो क्या था बताएं जरा रविंद्र जुगरान। वही थी हार की भूमिका जो आप लोग बांध रहे थे कि मतगणना और मतदान से बीच में आपके 8 से 9 विधायक प्रत्याशियों ने खुलेआम आकर जो भारतीय जनता पार्टी तो गरिमा जी देखिए मिथक तो टूट गया ना, देखिए वो शायद मिथकों को लेकर कहा होगा। गरिमा जी देखिए मिथक तो टूटा ना, सरकार तो बीजेपी की दोबारा बनी, वो बात तो बिल्कुल अलग हो गई। हार की भूमिका कहाँ हो गई? ये धर्म की अफीम चटाएंगे तो 10 बार बनेगी सरकार, वो तो जीत गए। इससे क्या होता है? काम बताएं ना रविंद्र जुगरान, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, कब से स्मार्ट सिटी का हमको दावा और वादा कर रहे हो 2000। तो आप अच्छा गरिमा जी ये बताइए, ये जो चुनाव हो रहा है, सुनिए ये जो चंपावत उपचुनाव है काफी अहम है। सुनिए गरिमा जी, ये जो चुनाव हो रहा है ये ठीक है, सत्ताधारी दल का काम होता है, यहाँ पर विनम्रता का पाठ पढ़ाने आए हैं क्या जुगरान जी? मैं जुगरान जी से पूछना चाहती हूँ, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हो, काम गिनाओ अपनी राज्य सरकार के, वो कीर्तिमान बताओ जो स्थापित किए हैं यहाँ राज्य के अंदर। यहाँ विनम्रता सिखाने मत आओ दूसरे दलों को। आप जैसे लोगों से विनम्रता सीखनी भी नहीं है जो यौन उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का। नाम पता नहीं है तो मैं गिनाती हूँ विधायकों के और संगठन महामंत्री के नाम। सुरेश राठौर विधायक ज्वालापुर, महेश नेगी विधायक द्वाराहाट, संजय कुमार संगठन महामंत्री जो रेप में चार्ज हैं, सबके सब आरोपी हैं रेप में और यौन बलात्कार में। वो हमें विनम्रता सिखाएंगे कि विनम्रता क्या होती है। खून खौलता है मातृशक्ति का उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि तपोभूमि कहा जाता है, वहां आकर दुराचार कर रहे हैं आपके नेता। और विनम्रता सिखाएंगे हमको कि आपकी जितनी भी महिलाएं कुछ बनती हैं तो आप कहते हैं मातृशक्ति का, ऋतु खंडूरी का सम्मान किया हमने। और कांग्रेस अगर टिकट देती है निर्मला गहतोड़ी को तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने बलि का बकरा बना दिया। ठीक है दसौनी जी जवाब लेते हैं। राजनीति में चुनाव लड़ेगी वो रविंद्र जुगरान जी, ऐसा तो नहीं आप लोग हल्के में ले रहे हो? खटीमा में जिस तरीके से हुआ कहीं ऐसा नहीं हो कांग्रेस यहाँ पासा पलट दे? उसकी पुनरावृत्ति होगी। खटीमा की महान जनता को प्रणाम करती हूँ। गरिमा जी अब थोड़ा सा बोले दीजिए, जवाब लेने दीजिए ना, तब तो उनकी बात सुनेंगे ना कि आपने जो चक्रव्यूह रचा है चंपावत चुनाव के उपचुनाव के लिए, वो उसका तोड़ है कि नहीं? थोड़ा सा सुनिए रविंद्र जुगरान जी के पास। हमने क्या रचा है? चक्रव्यूह रच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। कभी कह रहे 3 गैस सिलेंडर ले लो, लेकिन मैम आप लोग भी तो इस बार एकजुटता से लड़ रहे हैं ना, आप लोग की भी तो उतनी ही बड़ी परीक्षा है।
हरीश अगर रावत अपने भी है, चेहरे पर यकीन होता ना नेता मैडम, प्रतिपक्ष अगर भी अपने साथ अंदर में ही है, मादा उपनेता होता, प्रतिपक्ष भी है, अपने तमाम लोग अंदर प्रदेश मादा अध्यक्ष। होता जीतने आपकी भी का, उतनी ही पुष्कर परीक्षा सिंह है। धामी ने इतने गरिमा बड़े जी, काम गरिमा किए जी हैं, प्लीज तो थोड़ा सा पवनदीप सुन लीजिए राजन ना, को नहीं उतारने की जरूरत वन पड़ती। साइडेड आज नहीं, एक बच्चे दूसरी को तरफ ढाल से भी बना जवाब रहे हो। लेना है हमें। बच्चे को ढाल बना रहे हो। अगर इतने अच्छे विकास कार्य किए हैं तो पवनदीप राजन की जरूरत हो रही है सड़कों पर चलिए उतारने की। रविंद्र जुगरान जी, पहले तो आप काम गिना दीजिए जिन कामों के बल पर, क्योंकि ये विधायक नहीं चुनने वाली है जनता, ये सीएम का चुनाव करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चुनाव है। सीएम का चुनाव तो उस समय भी कर रही थी एक 2022 के चुनाव आम में, तब भी धामी मतदाता, जी चेहरा आम थे। नागरिक भी इस बात को भली भांति समझता है कि चुनाव एक तरफा है। ये मुख्यमंत्री को लोग चुनने जा रहे हैं। नॉर्मली जब मतदाता के पास दो विकल्प होते हैं कि आपको चीफ मिनिस्टर को चुनना है या एक एमएलए को चुनना है, तो 100% हमेशा ये देखा गया है कि नागरिक या मतदाता जो है चाहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में का जो प्रतिनिधि हो वो चीफ मिनिस्टर हो। चीफ मिनिस्टर को चुने जाने के अपने अलग फायदे होते हैं। राज्य का तो विकास होता ही है, लेकिन उस विधानसभा, उसके विधानसभा के आजू बाजू जनपद का विकास होता है। नंबर एक फैक्टर तो ये है कि ऑब्वियसली जब चीफ मिनिस्टर लड़ते हैं तो जीतते ही जीतते हैं, और वो जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी जुम्मा 3 महीने पहले 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। सारे फैक्टर्स जो हमको 47 तक 47 की एमएलए का मार्जिन लेकर गए, वो सारे फैक्टर्स आज भी उतरे हैं, बल्कि बढ़ गए। वो उनमें उनको और बल मिला है और ताकत मिली है। तो सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, हमारे पक्ष में हैं, हमारे फेवर में हैं। इसलिए हम यह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। हाँ, हम कॉन्फिडेंस में हैं। अब केवल लड़ाई इस बात की है कि जो जीत का मार्जिन है, विक्ट्री का जो मार्जिन है, वो भूतो ना भविष्यति हो, ना 22 वर्ष में उत्तराखंड में इतना बड़ा मार्जिन हुआ हो, ना आने वाले 22 वर्षों में इतना बड़ा मार्जिन। आपकी बातों से लग रहा है आप बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि जितने भी मंत्रियों की बातें हम लगातार खबरों में सुनते हैं या दिखाते हैं, वो पूरा ये कहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि धामी की आंधी में विपक्ष उड़ जाएगा। बहरहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गई हैं, आपकी प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी धन्यवाद। ये चुनाव आप तो क्योंकि लड़ नहीं रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, आपसे ही राय जानना चाहूंगी। अब कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से जानती है, कांग्रेस के एक लीडर आपके साथ तो अब जुड़ ही गए हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो चंपावत का उपचुनाव है, क्या आपको वन साइडेड लग रहा है या लग रहा है कि कड़ी टक्कर कांग्रेस दे पा रही है? देखिए, चंपावत का उपचुनाव जो है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने उपचुनाव उत्तराखंड के ऊपर थोप दिया है। एक हारे हुए मुख्यमंत्री जिनको उनकी विधानसभा तक ने पसंद नहीं किया, उस व्यक्ति को आपने उत्तराखंड का पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। और एक उपचुनाव जिसमें कि काफी पैसा, काफी मशीनरी, सरकार की समय और जो हमारे ऑफिसर्स का वो जाया होता है। हमें जरूरत नहीं थी इस उपचुनाव की। क्या इनके पास जो बाकी के 47 जो विधायक थे बीजेपी के पास, तो क्या इनके पास कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको कि आप मुख्यमंत्री जो है वो घोषित कर सकते थे? या कोई डील धामी जी के साथ इस तरह की थी कि भाई आप चाहे हारोगे चाहे जीतोगे, बनाए हम आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो उस डील के बारे में भी हमें पता चल जाए कि आला कमान के साथ धामी जी की क्या डील थी, जो इस तरह से हारे हुए व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से बना दिया, दोबारा बना दिया। इस समय प्रदेश में इतनी समस्याएं व्याप्त हैं, लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, तमाम हमारी यात्राएं चल रही हैं, लोग उस यात्रा में मर रहे हैं। 16-18 करोड़ रुपए की बिजली हमारा प्रदेश उमा सिसोदिया जी, अब जवाब लेते हैं। ऐसे में एक उपचुनाव का थोपा जाना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय उत्तराखंड का है। रविंद्र जुगरान जी, ये उपचुनाव क्या थोपा जा रहा है? हारे हुए कैंडिडेट खटीमा, जो कि पास में ये चंपावत से लगा हुआ है, वहां से वो हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए, फिर से चुनाव लड़वा रहे, ये आप आरोप लगा रही है। देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हम अपने विपक्षी जो हमारे स्टेट के हमारे विपक्षी हैं, लेकिन वो स्टेट के जिम्मेवार दल, हम उनको मानते हैं। उनका अपना व्यू पॉइंट है, उनकी अपनी राय है, जिसका हम सम्मान करते हैं। जरूरी नहीं कि हम उनकी राय से सहमत हो। भारतीय जनता पार्टी की राय और दृष्टिकोण दूसरा है। जो जनता की राय है वही हमारी राय है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 47 सीटें हमने जीती, एक सीट हम लूज कर गए, स्वयं खटीमा वाली। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया? पुष्कर सिंह धामी जी को स्टेट की जनता ने सर आंखों पर बैठाया है, तभी तो सेकंड टर्म पुनः
47 का बहुमत दिया है और ये 22 वर्ष में पहली बार उत्तराखंड के अंदर हुआ, मिथक को तोड़ा है। ठीक है, उमा सिसोदिया जी बहुत वरिष्ठ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक नेत्री भी हैं, उनका व्यक्तिगत राय का सम्मान है, उनकी पार्टी की राय का सम्मान है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी राय भी हमारी ही राय हो। अपना अपना दृष्टिकोण है, हमारी और पब्लिक की राय लगभग एक जैसी है, तभी हमें 10 वर्षों से पब्लिक जो है बार बार जिताते आ रही। पार्लियामेंट हो, त्रिस्तरीय हो, निकाय हो, विधानसभा हो, तो मैं इतना ही कहूंगा जी। ठीक है रविंद्र जी, एक सवाल देखिए, हमारी डिबेट में 3 महिलाएं हैं, मुझे इंक्लूड कर लीजिए साथ में। आप अकेले हैं, अब चंपावत में भी महिला कैंडिडेट को उतारा है, तो आप लोग इतना कमजोर क्यों ले रहे हैं उनको, जबकि आपने देखा ब्राह्मण फेस भी है वहां पर, जो चंपावत विधानसभा सीट है ब्राह्मणों का कब्जा रहा है, और महिला फेस भी है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि उत्तराखंड की नारी है, खाली फूल नहीं, वो चिंगारी है। आशा निर्मला घेतोड़ी जी जो हैं, वो एक अच्छी कार्यकर्ता है, एक अच्छी लीडर है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि निर्मला घेतोड़ी पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनका पूरा सम्मान है, मातृशक्ति का सम्मान है। कल उमा सिसोदिया जी भी चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो किसी भी दल से लड़े, हम उनका भी सम्मान करेंगे। हमारे गरिमा दसौनी जी लड़ेंगी, हम उनको भी शुभकामनाएं देंगे। बात यहाँ ये आ रही है, जब हमारे यहाँ से चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, तो वहां से भी कोई दमदार आता ना, कोई नामी आता ना, कोई अनुभवी आता ना। अब हरीश रावत जी हैं, इतने अनुभवी लीडर हैं, यशपाल आर्य जी हैं, करण महाराज जी हैं, इसके अलावा भी अनेक लोग कांग्रेस में हैं। अरे वो दमखम से ताल ठोक दे तो चुनौती बड़ी होती। ठीक है, ये सवाल चुनौती नहीं है, ये सवाल, हाँ, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गरिमा दसौनी जी इसका जवाब दे दीजिए। मुझे उनकी संकीर्ण और संकुचित मानसिकता जो है उसका जवाब देने में भी अटपटा लग रहा है। ये एक नारी शक्ति को इतने हल्के में ले रहे हैं कि उनको निर्मला घेतोड़ी ना दमदार लग रही है, ना मजबूत लग रही है, ना अनुभवी लग रही है। भाई साहब, आपकी तो विचारधारा मिली जुली हो गई, अब कौन सी मतलब गंगा जमुना सरस्वती सब मिल गए हैं आपकी विचारधारा में, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि वफादारी और लॉयल्टी कहते किसको हैं। निर्मला घेतोड़ी ने अपने 40 वर्ष दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, चंपावत विधानसभा को 40 वर्ष दिए हैं उस महिला ने। बुजुर्ग महिला है और बहुत ही सादगी की पर्यायवाची है, सादगी और सीधेपन, भोलेपन की पर्यायवाची है, प्रतीक है चंपावत के अंदर। जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ, जिस सच्चाई के साथ उन्होंने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया चंपावत की जनता के लिए, तो चंपावत की विवेकशील जनता भी ये देखेगी कि एक स्थानीय महिला, हमारे बीच की चेली बेटी को हमने सम्मान देना है, या एक पैराशूट कैंडिडेट, एक बाहरी कैंडिडेट जिसको उसकी खुद की जनता ने नकार दिया। गरिमा जी, वो बाहर कहाँ से आ गए? अब वो बार बार सभाओं में ये कह रहे हैं मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ बचपन से मैं रहा हूँ, यहाँ पढ़ाया हूँ, बनबसा गया हूँ, वो बाहर के कहाँ से हो गए? नहीं, धामी जी को जरूरत आज इसीलिए तो पड़ी, मैं कह तो रही हूँ, दर की ठोकरें खाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जिस खटीमा की जनता ने उनको सरमाथे बैठाया, उस जनता के साथ अन्याय किया उन्होंने। उस जनता को पता था कि अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को खनन में सक्रिय कर दिया और खटीमा के सारे पहाड़ खुदवा दिए खनन के लिए उन्होंने, इसलिए खटीमा की जनता ने उनको पटखनी दे दी। अब चंपावत की जनता को, और ये जो बार बार ये कह रहे हैं, मैं आपको 2 मुख्य बातें बताती हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो छत्रप हैं, जो मठाधीश हैं, वो सारे धामी को वहां हराने के लिए एड़ी चोटी का कांग्रेस तो लगा ही रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है धामी को वहां पर हराने के लिए। निर्मला घेतोड़ी के रूप में हमें एक बहुत ही प्रबल दावेदार मिली है, मातृशक्ति मिली है, और महिलाओं का वोट बैंक ज्यादा है यहाँ उत्तराखंड में, तो उसी को देखते हुए मातृशक्ति को टिकट दिया गया है। और हल्के में लेने का प्रयास ना करें मातृशक्ति को, जो ये कह रहे हैं कि एक मजबूत को उतारते, एक पहलवान को उतारते। इतिहास में मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि वहां पर भी। एक मिनट रजनी जी, आप इंटरवीन मत करिए बीच में बोलते समय। कापड़ी जी कौन से पहलवान थे? पहली बार लड़ रहे थे धामी जी के खिलाफ, और विधायक भी बन गए और धामी जी को पटखनी भी दे दी। तो कमजोर को, सामने वाले प्रतिद्वंदी को कमजोर कभी नहीं आंकना चाहिए। सबसे बड़ी चूक वहीं पर होती है। ठीक है, एक और हमारी मेहमान है, क्योंकि उनके पास भी जाना जरूरी है, इसलिए मैं गरिमा जी आपको थोड़ा सा बोल रही थी। उमा सिसोदिया जी, अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, चंपावत चुनाव में कांग्रेस ने महिला कैंडिडेट को उतारा, अब बीजेपी या फिर रविंद्र जोगरान जी कह रहे हैं कि हरीश रावत ने उतारे, और बहुत सारे नाम उन्होंने, करण महारानी उतारे। क्या कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है, वॉकओवर दे दिया है, या सिर्फ एक रस्म अदायगी जैसे कि बीजेपी कह रही है ये की जा रही है? देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, ये बीजेपी के अपने विचार हैं, और जिस तरीके से बीजेपी महिला विरोधी पार्टी रही है आज तक, तो ऑब्वियसली वो किसी महिला को
सामने चुनाव में आते हुए देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और मैं इसके लिए कांग्रेस को साधुवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने पहले जो महेंद्र सिंह जीना जी का जो चुनाव था, सुरेंद्र जीना जी की जो सीट खाली हुई थी, वहां पे भी इन्होंने एक महिला कैंडिडेट को उतारा था और आज इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी एक महिला कैंडिडेट को उतारा। मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से महिलाओं पर विश्वास किया वो साधुवाद के पात्र है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बार बार एक महिला को टारगेट करके उनको बार बार कमजोर 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 बताने का जो प्रयास कर रही है, ये हम सब महिलाओं के ऊपर, एक वो महिला जो राजनीति में आना चाहती है या जो राजनीति में सक्रिय है, उनको बल देने की बजाय आप एक मातृशक्ति पर इस तरह का जो आक्षेप बार बार लगा रहे हैं कि वो कमजोर है, वो कमजोर है। और जिस तरीके से एक साइकोलॉजिकल मतलब उत्तराखंड की महिलाओं पर अगर मैं खासतौर पर कहूँ, एक साइकोलॉजिकल अटैक करने का प्रयास इस समय बीजेपी कर रही है, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत भारी हो सकता है। तो बीजेपी के लिए भारी होगा या कांग्रेस के लिए, इसका इंतजार हम सबको करना होगा। लेकिन आप लोगों ने जो वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जुगरान जी, गरिमा दसौनी जी, उमा सिसोदिया जी, हमसे लगातार चर्चा करने के लिए। तो अब वही चक्रव्यूह जो कांग्रेस ने रचा है, उसे क्या सीएम धामी तोड़ पाएंगे? और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि धामी की आंधी में कांग्रेस जो है वो उड़ जाएगी, क्या वाकई में ऐसा होगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। नमस्कार।